धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर। आज हमको शुरू करना है और होपफुली फिनिश भी करना है टॉमस हार्डी के वर्क्स को, टॉमस हार्डी के नॉवेल्स को। टॉमस हार्डी is equally important for all exams including DSSB, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सब के लिए टॉमस हार्डी इंपॉर्टेंट हैं। तैयार हो जाइए, फिर रेडी हो जाइए। जहां कल वाइंड अप किए थे वहीं के आगे विक्टोरियन नॉवलिस्ट्स की सीरीज में आज है हमारे साथ टॉमस हार्डी। यूपी के टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस को देखें तो पीजीटी में टॉमस हार्डी एक एक्सक्लूसिव राइटर के रूप में है, DSSB में ही है, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस खूब आते हैं टॉमस हार्डी से, इसलिए पूरे ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन लगा करके आपको टॉमस हार्डी को सुनना है और फैक्ट्स नोट भी करने हैं। Thomas Hardy was born in 1840 and he died after living a long life in 1928, and you can say that Thomas Hardy was a link between two ages. He was a link between Victorianism and modernism. During the reign of Queen Victoria, most of the time जो है टॉमस हार्डी was a novelist, और मॉडर्न एज में जब आते हैं तो टॉमस हार्डी became famous as a poet. राइट, विक्टोरियन टाइम में वो नॉवलिस्ट और मॉडर्न टाइम में he became famous as a poet. And along with novels, he wrote plenty of short stories, and many volumes of poetry. He was a contrast to Charles Dickens and William Makepeace Thackeray. बर्थ की बात करें, कंट्रास्ट पर अभी फिर आते हैं डिटेल पर कि कैसे वो कंट्रास्ट थे। कंट्रास्ट वो इस सेंस में थे कि विलियम मेकपीस ठाकरे और डिकेंस की जहां तक बात है, दे वर फोकसिंग ऑन द रियलिटी ऑफ द टाइम, रियलिटी पर वो फोकस करते हैं। और जब बात आती है मिस्टर हार्डी की, तो वो रियलिटी पर फोकस न करके वो रोमांटिक नॉवेल्स लिखते हैं, और he was much inspired from romantic poets like Shelley, like Wordsworth. उनसे इंस्पायर्ड थे ये। Victorian realist in the tradition of George Eliot, he was influenced both in his novels and in his poetry by romanticism, including the poetry of William Wordsworth and पर्सी बिश शैली। और हार्डी कंट्रास्ट कैसे हैं? हार्डी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ मच ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, स्पेशली ऑन द डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ रूरल पीपल इन ब्रिटेन, सच एज दोज फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस, और इनका जो नेटिव प्लेस है साउथ वेस्ट इंग्लैंड। जन्म 2 जून 1840 को होता है। कहां होता है? डॉर्सेट एक जगह होती है इंग्लैंड में, वहीं पर डॉर्सेट।
और जो डेथ होती है 11 जनवरी 1928 को डॉर्चेस्टर में ही, जो कि डॉर्सेट का ही एक पार्ट था, डॉर्चेस्टर में ही इंग्लैंड में, और जहां पर इंग्लैंड के फेमस राइटर्स पोएट्स दफनाए जाते थे, वहीं पर इनको दफनाया गया है। पोएट्स कॉर्नर उसको कहा जाता है, जहां पर जेफरी चॉसर वाज द फर्स्ट पोएट हु वाज बरीड इन द पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिंस्टर एबी। वहीं पर Thomas Hardy was buried after his death at the age of 87. He was affiliated with a number of literary movements like naturalism, Victorian literature and modern literature. इनसे इनका एफिलिएशन है, एफिलिएशन विद नेचुरलिज्म, रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन रियलिज्म तो है ही है। While Hardy wrote poetry throughout his life and regarded himself primarily as a poet, his first collection of poetry was not published until he left the novel writing. 1898 में पहली publication आती है। Initially he gained fame as the author of the novels and then as a poet. कहाँ पर पैदा हुए हैं? Born near Dorchester, और वो डॉर्चेस्टर जो है जहां पर ये पैदा हुए हैं, डॉर्सेट जिसको आप कहते हो, ये इनके नॉवेल्स में बड़े अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, और इसी को ये कास्टर ब्रिज कहते हैं। कास्टर ब्रिज इज द फिक्टिशियस नेम बेस्ड ऑन डॉर्चेस्टर, और वो कास्टर ब्रिज इनके कई नॉवेल्स में आता है, खासकर एक नॉवेल ही है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। बेसिकली जब पैदा हुए, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कंडीशन, ही वॉज नॉट आज मच एजुकेटेड, ही कुडंट गेट फॉर्मल एजुकेशन एक्सटेंसिवली, बट ही लर्न आर्किटेक्ट, राइट, और प्राइमरीली क्या बन गए ये? आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट के फील्ड में ही वन मेनी अवार्ड्स। ही वॉज ट्रेन्ड एज एन आर्किटेक्ट and practiced the profession until released from it by the success of his first great novel, और जो इनकी फर्स्ट ग्रेट नॉवेल है उसका नाम था फार फ्रॉम द मार्डिंग क्राउड। जी चंचल, चेतना, प्रियंवदा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी चेतना, PDF विल बी अपलोडेड शॉर्टली। ऑलराइट, तो फ्रॉम एन आर्किटेक्ट he became a poet and a novelist. This success enabled him to marry, and after the death of his first wife, he married again in 1914 at the age of 74. दो बार शादियां की, एक वाइफ थी इनकी फर्स्ट वाइफ जो इनकी बिलवेड थी, एमा गिफर्ड, 1874 में शादी किया था, एंड एमा गिफर्ड डाइड इन 1912, एंड इन 1914 एट द एज ऑफ 74 हार्डी मैरिड फ्लोरेंस डगडेल। फ्लोरेंस डगडेल से दोबारा शादी किया एट द एज ऑफ 74,
in 1914. राइट, ये दो शादियां। और अवार्ड की बात करें तो टॉमस हार्डी वॉज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इन 1910। इसलिए आप विकिपीडिया पे देखोगे तो इनके नाम के आगे OM लिखा मिलेगा। OM सिग्निफाइज द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, राइट। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इनको मिला था 1910 में, राइट। और हार्डीज वर्क्स इन प्रोज फिक्शंस, जो इनके वर्क हैं प्रोज फिक्शन में, आइए वन बाय वन उनका नाम जान लेते हैं। समरी और कैरेक्टर्स भी आपको इनके जानना है। हार्डी इज नोन फॉर हिज वेसेक्स नॉवेल्स। वेसेक्स नॉवेल्स के बारे में आपको पता होगा। वेसेक्स है क्या? द किंगडम ऑफ वेसेक्स। और जो एंग्लो सैक्सन एम्पायर सुना होगा ना, हमने ही बताया था, सुना क्या होगा। वहां पर जो एंग्लो सैक्सन किंगडम थी, एक थी किंगडम ऑफ वेस्ट सैक्सन्स इन द साउथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 519 until इंग्लैंड was यूनिफाइड इन 1927। तो वहीं से इन्होंने वेसेक्स लिया है। वेसेक्स का मतलब है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड, एक टाइप से समझ लीजिए। और इनकी नॉवेल्स जो है जनरली वहीं पर सेट होती हैं, इसीलिए इनकी नॉवेल्स को वेसेक्स नॉवेल्स कहा जाता है। एंड his novels are often set in semi-fictional region of Wessex, initially based on the medieval Anglo-Saxon kingdom, but Hardy's Wessex eventually came to include the countries of Dorset, Somerset, Devon, Hampshire, and much of Berkshire in southwest and south central London. ऑल राइट, टॉमस हार्डी के जो फादर थे उनका भी नाम था टॉमस, और टॉमस वर्कड एज ए स्टोन मैसन एंड लोकल बिल्डर। स्टोन, यूपी के पीजीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फादर क्या करते थे, राइट। हु वाज हिज फादर? उनका भी नाम था टॉमस एंड ही वर्कड एज स्टोन मैसन एंड ही वॉज अ लोकल बिल्डर। और इनकी मदर का नाम था जेमिमा। जेमिमा was well read and she educated Thomas until he went to his first school at the age of 8. Because Hardy's family lacked the means for a university education, his formal education ended at the age of 16 when he became apprenticed to James Higgs, a local architect. और Hardy came to London in 1862. 1862 at the age of 23 he came to London, और जहां पर he enrolled as a student at King's College London. King's College लंदन में इनरोलमेंट करा लिया और वहीं पर इन्होंने कई प्राइजेस जीते, जैसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स का जो है प्राइज था, आर्किटेक्चरल एसोसिएशन का। और करियर की बात करें, हार्डी नेवर फेल्ट एट होम इन लंदन बिकॉज ही वॉज acutely conscious of class divisions and his social inferiority. During this time, he became interested in social reform
and the works of John Stuart Mill. He was introduced by his Dorset friend to the works of Charles Fourier and Auguste Comte. मिल का एक ऐसे था ऑन लिबर्टी जिसने बहुत इम्पैक्ट डाले था हार्डी के लाइफ पर. इट वॉज वन ऑफ हिज क्योर्स. ऑन लिबर्टी बहुत फेमस एक ऐसे है और ये जॉन स्टुअर्ट मिल JS मिल का ऐसे था और हार्डी के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट था. और in 1924 Hardy declared that my passage show harmony of view with JS Mill. He was also attracted to Matthew Arnold's and Leslie Stephen's idea of urban liberal freethinker. हार्डी का इंटरेस्ट थिएटर में भी था. 1860 से ही और उन्होंने कई सारे प्लेस का एडॉप्शन भी किया था बट फेल हो गया वो. कुछ प्लेस सक्सेसफुल भी हुए but they were not as popular. As a novelist हम बात करें तो हार्डी की फर्स्ट नॉवेल थी कौन सी? कौन बताएगा? हार्डीज फर्स्ट नॉवेल. द पुअर मैन एंड द लेडी. ये हार्डी की फर्स्ट रिटन नॉवेल थी जिसको हार्डी ने 1867 में कंप्लीट किया था बट हार्डी कुड नॉट गेट द पब्लिशर. हार्डी को पब्लिशर नहीं मिला. करते क्या? ही कंसल्टेड हिज फ्रेंड्स और वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स थे जॉर्ज मेरिडिथ जिनका नाम हमने कल आपको बताया था. He showed the manuscript of the novel to George Meredith, who felt that the novel The Poor Man and the Lady would be too politically controversial and might damage Hardy's ability to publish in the future. क्या सलाह दे दी इन्होंने हार्डी को कि बहुत पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल नॉवेल है और आपका पूरा करियर ही तबाह कर सकती है और इसलिए आप इसको पब्लिश ना करवाइए. After the manuscript had been rejected by at least 5 publishers, Hardy gave up his attempts to sell the novel in its original form. However, he incorporated some of its scenes and themes into later novels, notably in the poem The Poor Man and the Lady. जब वो नॉवेल का पब्लिशर नहीं पा सके तो he wrote a poem of the same name. इसी नाम की एक उन्होंने पोयम भी लिख दी और एक नॉवेला भी थी An Indiscretion in the Life of an Heiress. An Indiscretion in the life of an heiress. It was a novella.
novella is a shorter version of a novel, and the poem The Poor Man and the Lady and the novella An Indiscretion in the Life of Anne Harris both were inspired by his unpublished novel The Poor Man and the Lady. The manuscript no longer exists. Hardy destroyed the last surviving fragment during his last years after abandoning the idea of reconstructing the rest of the novel from the memory. और ये सब लिखा कहाँ है? ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू थॉमस हार्डी 2000 में पब्लिश हुई थी, उसी के सब फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं. और सब ये फैक्ट्स यही हैं, इन्हीं को नोट करते रहिएगा. After he abandoned his first novel, Hardy wrote two new ones that he hoped would have more commercial appeal. और जब उन्होंने दो और नॉवेल लिखी और सोचा कि इसकी कॉमर्शियल अपील ज्यादा होगी, एक नॉवेल थी डिस्परेट रेमेडीज, डिस्परेट रेमेडीज 1871 में, और दूसरी थी अंडर द ग्रीनवुड ट्री. in the following year 1872. Disparate Remedies is Thomas Hardy's first published novel. इसीलिए इसको फर्स्ट नॉवेल भी कहा जाता है, फर्स्ट टू बी पब्लिश्ड. और पब्लिश जब हुई तो ऑन द कवर पेज द नेम ऑफ थॉमस हार्डी वॉज नॉट प्रिंटेड, इट वॉज रिलीज्ड एनोनिमसली. एनोनिमसली का मतलब होता है विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर. और द नॉवेल वॉज सीरियलाइज्ड इन अ मैगजीन named टिंसले ब्रदर्स. टिंसले ब्रदर्स मैगजीन एडिट करते थे और इन्होंने ही इसको पब्लिश किया था. पब्लिशर थे टिंसले ब्रदर्स, मतलब इनको पब्लिशर मिल गया डिस्परेट रेमेडीज के लिए. हार्डी की ऑलमोस्ट नॉवेल्स लव स्टोरी से डील करती हैं, लव स्टोरी को टैकल करती हैं. और इस नॉवेल में भी एक यंग वुमन होती है और उसका नाम होता है सिथेरिया ग्रे. She is forced by poverty to accept a post as a lady's maid to the eccentric Miss Aldclyffe, the woman whom her father had loved but had been unable to marry. और सिथरिया लव करती है एक यंग आर्किटेक्ट से जिसका नाम होता है एडवर्ड स्प्रिंगग्रोव. बट मिस एडक्लिफ्स मैकिनेशन जो है, द डिस्कवरी दैट एडवर्ड इज ऑलरेडी एंगेज्ड टू अ वुमन whom he does not love and the urgent need to support a sick brother drives Cytherea to accept the hand of Ennis Manston, Miss Edcliffe's illegitimate son,
whose first wife is believed to have perished in fire. राइट और होता यह है कि थोड़े ही दिन बाद मैरिज नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी जाती है. खैर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट यही है हार्डी की फर्स्ट नॉवेल डिस्परेट रेमेडीज, और क्रिटिक्स ने इस नॉवेल डिस्परेट रेमेडीज को एक अलग वर्ड ही दिया है, इसको क्वेसी गोथिक कहा है. क्या कहा है? क्वेसी गोथिक नॉवेल है. There are quasi-Gothic elements in Disparate Remedies. एक जर्नल आता था द स्पेक्टेटर, और उसमें एक रिव्यू छपा था इसका, और उस रिव्यू में द स्पेक्टेटर excoriated Hardy and his work, calling the book a desperate remedy for an emaciated purse, and that the unknown author had prostituted his powers to the purposes of idle preying into the way of wickedness. और जो उनकी दूसरी नॉवेल थी अंडर द ग्रीन वुड ट्री 1872 में, इसके एक सबटाइटल थी, बहुत इंपॉर्टेंट इसके सबटाइटल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट. राइट, अंडर द ग्रीन वुड ट्री की सबटाइटल थी अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल. अ रूरल पेंटिंग of the Dutch school. This was the subtitle of the novel, and it was also published anonymously. Published anonymously without the name of the author. हार्डी की सेकेंड पब्लिश्ड नॉवेल थी, और ये पहली नॉवेल थी हार्डी की जहां से इनकी वेसेक्स नॉवेल शुरू होती है. इट वॉज द फर्स्ट वेसेक्स नॉवेल. राइट, फर्स्ट वेसेक्स नॉवेल्स में इसको रखा जाता है. वेसेक्स के बारे में आपको बताया ही कि ये फिक्शनल लिटरेरी लैंडस्केप है जिसको टॉमस हार्डी ने क्रिएट किया है एज द सेटिंग ऑफ हिज मेजर नॉवेल्स, और ये कहां लोकेटेड है? इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. हार्डीज होम टाउन ऑफ डॉर्चेस्टर इज कॉल्ड कास्टरब्रिज इन हिज बुक्स, notably in the mayor of Casterbridge. और 1895 में फार फ्रॉम द मैडिक क्राउड के प्रीफेस में हार्डी ने डिस्क्राइब किया था वेसेक्स को एज अ मियरली रियलिस्टिक ड्रीम. वेसेक्स को क्या डिस्क्राइब किया था? एज अ मेयरली रियलिस्टिक ड्रीम कंट्री. किसने डिस्क्राइब किया है? खुद हार्डी ने ही. राइट, अंडर द ग्रीन वुड ट्री.
राइट। टाइटल की बात करें तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री शेक्सपियर के एक प्ले का सॉन्ग है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ सॉन्ग इन शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट, और वहीं से इसकी टाइटल ली गई है। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द नॉवेल फॉलोज द एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेस्ट गैलरी म्यूजिशियंस द मिल स्टॉक पेरिस स्क्वायर, वन ऑफ हुम नाम होता है जिसका डिक डेवी। ही बिकम्स रोमांटिकली इंटैंगल्ड विद अ कमली न्यू विलेज स्कूल मिस्ट्रेस फैंसी डे। ऑल राइट। जब वो अंडर द ग्रीनवुड ट्री लिख रहे थे उसी वक्त उनकी मुलाकात उनकी बिलवेड से होती है जिसका नाम होता है एमा गिफर्ड, और बाद में जिससे ये शादी करते हैं। और उस एमा गिफर्ड को इन्होंने विजुअलाइज और रियलाइज किया अपनी नेक्स्ट नॉवेल में, जो नेक्स्ट ईयर ही पब्लिश हुई, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। (1873) में। a novel drawing on the Hardy's courtship of Emma. Hardy's courtship of Emma Gifford। और हार्डी की ये पहली नॉवेल थी that was published under his own name। that was published under his own name। अभी तक की उनकी सारी नॉवेल्स एनोनिमस छपी थी, और पेयर ऑफ ब्लू आईज जो उनकी थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल थी, इट वाज पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम। अ प्लॉट डिवाइस पॉपुलराइज्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। द टर्म क्लिफ हैंगर इज कंसिडर्ड to have originated with the serialized version of A Pair of Blue Eyes। क्लिफ हैंगर क्या होता है, कौन बताएगा? डिकेंस ने इसको पॉपुलराइज किया था और हार्डी ने भी इसको यूज किया है। क्लिफ हैंगर कहते हैं इसको, या इसी को कहते हैं क्लिफ हैंगर एंडिंग। what is cliffhanger ending? what is cliffhanger? it is a plot device है, प्लॉट की स्टोरी की डिवाइस है, नॉवेल्स में होती है अक्सर, जहां पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है, डिफिकल्ट डिलेमा में होता है, या जो मेन कैरेक्टर होता है ही इज कन्फ्रंटेड विद शॉकिंग रिवलेशन एट द एंड ऑफ एन एपिसोड और अ फिल्म ऑफ सीरियलाइज्ड फिक्शन।
राइट, अंतिम, जब उसका अंत होता है तो बहुत शॉकिंग रेवलेशन होता है, उसी को क्लिफ हैंगर एंडिंग कहा जाता है। द मेन कैरेक्टर is in a precarious or difficult dilemma or confronted with a shocking revelation at the end of an episode. A cliffhanger is hoped to incentivize the audience to return to see how the characters resolve the dilemma. डिकेंस ने यूज किया है इस क्लिफ हैंगर को अपनी नॉवेल में। जैसे कि उनकी नॉवेल है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इन सब में, पिकविक पेपर्स में भी डिकेंस के का जो इंस्टॉलमेंट फॉर्मेट आया था, ऑन डिकेंसेस इंस्टॉलमेंट फॉर्मेट एंड क्लिफ हैंगर्स फर्स्ट सीन विद पिकविक पेपर्स इन 1836। टॉमस हार्डी के नॉवेल अ पेयर ऑफ ब्लू आइज से ही इसकी ओरिजिन मानी जाती है, टर्म की ओरिजिन, जो 1872 और 1873 के बीच सीरियलाइज हुआ था। उसमें क्या होता है, वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज लेफ्ट हैंगिंग ऑफ अ क्लिफ। अकॉर्डिंग टू द रैंडम हाउस हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन स्लैंग, द टर्म फर्स्ट यूज्ड इन प्रिंट वाज इन 1937। क्लियर? क्लिफ हैंगर्स सस्पेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। पॉपुलर फिक्शनल प्लॉट है ये। A cliffhanger is an abrupt pause in a plot line that leaves newly introduced conflicts unresolved until the next installment of the work। ऐसे चाहे तो आप लिख सकते हैं, A cliffhanger is an abrupt pause is an abrupt pause in a plot line that leaves newly introduced conflicts unresolved और कब तक वो अनरिजॉल्व रहती है, until the next installment of the work। राइट, ऐसी कोई प्रॉब्लम में ला करके छोड़ देना ताकि लोग अगले इंस्टॉलमेंट का वेट करते रहें, उसी को कहा जाता है क्लिफ हैंगर एंडिंग। और ये कहां से शुरू हुआ है, ये टर्म आया है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज से, जो हार्डी की थर्ड
और फर्स्ट नॉवेल थी दैट वाज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ टॉमस हार्डी. ऑल राइट, नोट कर लीजिए इसको, फिर प्रोसीड करता हूं. Let's proceed. Ji Mani, you can go to the Google and just type the name of the writer. You will have plenty of questions to be solved, and that is the best way to exercise. All right. A Pair of Blue Eyes is a book that describes a love triangle.
of a young woman, Elfriede Swancourt. इसके टू सूटर्स होते हैं फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स. एक का नाम होता है स्टीफन स्मिथ, he is socially inferior but ambitious young man जो अडोर करता है उसकी, with whom she shares a country background. और जो दूसरा है उसका नाम है हेनरी नाइट. He is the respectable, established older man who represents London society. यद्यपि दोनों ही फ्रेंड्स होते हैं, स्टीफन स्मिथ और हेनरी नाइट. Knight is not aware of Smith's previous liaison with Elfriede. इसके लाइसन के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है. और एल्फ्राइड जो है, she finds herself caught in a battle with her heart, her mind and the expectations of those around her. और एक्सपेक्टेशंस किसकी? उसके पेरेंट्स की और उसकी सोसाइटी की. जब एल्फ्राइड के फादर को पता चलता है कि जो उसका गेस्ट है, हिज गेस्ट एंड कैंडिडेट फॉर हिज डॉटर्स हैंड आर्किटेक्ट्स असिस्टेंट स्टीफन स्मिथ इज द सन ऑफ ए मैशन, तैसे वो कहता है स्टीफन स्मिथ को, चले जाओ तुम यहां से, क्योंकि सोशली इंफीरियर हो गया ना वो. नाइट हु इज द रिलेटिव ऑफ Elfriede's stepmother is later on the point of seeking to marry Elfriede, but ultimately क्या करता है हेनरी? हेनरी rejects Elfriede Swancourt when he learns she had been previously courted by Elfriede. पहले से रिलेशनशिप है उसकी स्टीफन स्मिथ से. अब एल्फ्रेड करे तो क्या करे? अब वो इस दोनों को छोड़ करके थर्ड व्यक्ति से शादी कर दी है और उसका नाम होता है लॉर्ड LUXELIAN Luxilian. The conclusion finds both suitors traveling together to Elfriede, both intent to claiming her hand and neither knowing that she already is married or that they are accompanying her corpse and coffin as they travel. एल्फ्राइड स्वानकोर्ट को एक अलग नाम से ही जाना जाता है. उसको लिटरेचर के लोग विक्टोरियन मिरांडा कहते हैं. एल्फ्राइड स्वानकोर्ट को तो ये लव ट्रायंगल है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज का, और इसके बाद नॉवेल आती है उनकी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. पागल भीड़ से बहुत दूर. Far from the madding crowd, 1874 में फोर्थ नॉवेल है हार्डी की और उनकी फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस. और ये भी एक मैगजीन आती थी, कॉर्नहिल मैगजीन.
और कॉर्नहिल मैगजीन में इसका सीरियलाइजेशन हुआ था, वेयर इट गेन्ड वाइड रीडरशिप। हार्डी के शहर वेसेक्स की सेटिंग है, as had been his earlier novel Under the Greenwood Tree, and it deals in themes of love, honor, and betrayal against a backdrop of the seemingly idyllic but often harsh realities of a farming community in the Victorian England. The novel की जो थीम है, theme is the contrast between innocence and sophistication. Right? The theme of the novel is the contrast between innocence and sophistication. हीरोइन जो इसकी होती है उसका नाम है बाथशेबा एवर्डेन। एक वुमेन फार्मर होती है, और इसका भी एक लव ट्रायंगल होता है, लव्ड बाय गैब्रियल ओक। who had served her for years with loyal devotion. To the village comes another character, Sergeant Troy, a dashing soldier होता है, लेकिन एक सेल्फिश और फिलेंडरर होता है। A selfish philanderer, unscrupulous philanderer, he has killed Fanny Robin by deserting her in childbirth. इसकी वाइफ होती है फैनी रॉबिन। Fanny Robin was pregnant when Sergeant Troy left her, and she died at the time of delivery. और वो ट्रॉय जो है by a display of his fencing skill fascinates Bathsheba, और बाथशेबा मैरिज सर्जेंट ट्रॉय। सर्जेंट ट्रॉय के लिए तो शादी करना भी एक फन होता है। His subsequent ill treatment of her provokes another farmer जिसका नाम होता है बोल्डवुड, who cherishes a consuming and uncontrollable passion for Bathsheba. हुआ क्या था कि बाथशेबा ने एक दिन मजाक मजाक में ही वैलेंटाइन डे के दिन एक लेटर लिख दिया था बोल्डवुड को, और उस पे लिखा था मैरी मी। तो बोल्डवुड अंदर अंदर सोच रहा था कि बाथशेबा बहुत सीरियस विद द मैरिज, और जब उसको पता चलता है कि ट्रॉय ने उससे शादी कर लिया है, बोल्डवुड बिकम्स फ्यूरियस। बोल्डवुड बाथशेबा को छोड़ करके चला जाता है। गैब्रिएलो कुछ कर नहीं पाता। गैब्रिएलो पहले तो मना करता है कि ट्रॉय से शादी ना करे वो, लेकिन इस पर वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है और गैब्रियल ओक को नौकरी से ही निकाल देती है। और जब गैब्रियल ओक वापस जा रहा होता है, पता चलता है कि एक महामारी फैल गई है, और जो शीप थी बाथशेबा की
they were dying. Gabriel Oak was called back. He treats the sheep and they become well. और जब वो ठीक हो जाती हैं वहीं पर गैब्रियल रहने लगता है और थोड़े दिन के बाद ट्रॉय वापस आ जाता है और एक दिन मार्केट में मिल जाता है और बोल्डवुड ट्रॉय को देखता है एंड इंस्टेंटली बोल्डवुड किल्स ट्रॉय एंड बीकम्स मैड. बाथशेबा's eyes are opened. उसकी आंखें खुलती हैं. She now appreciates the unselfish love of Gabriel Oak, a love beside which the passion usually called by that name is as evanescent as a stream, and marries him. Finally वो गैब्रियल ओक से शादी कर लेती है. Theirs is a chastened and subdued happiness, not that of rapturous passion. दोनों की शादी हो जाती है. बाथशेबा को रियलाइज होता है कि उसने गलती करी थी और गलती की उसको सजा भी मिलती है. और फाइनली बाथशेबा एवर्डेन एंड गैब्रियल ओक मैरिड. दोनों शादी कर लेते हैं. ऑलराइट, ये छोटी सी स्टोरी थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की. करेक्टर्स के नेम बाथशेबा एवर्डेन, गैब्रियल ओक, ट्रॉय, फैनी रॉबिन और फॉर्मर बोल्डवुड. इनको ध्यान में रखिएगा. देन कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए. चले आगे प्रोसीड किया जाए.
चलिए नेक्स्ट नॉवेल पर आते हैं। नेक्स्ट नॉवेल है आपकी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ द नेटिव was published in 1878। 1878 में पब्लिश हुई थी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। हार्डी की सिक्स्थ नॉवेल थी and it was serialized in the magazine Belgravia। ये मैगजीन का नाम था and the magazine was famous for its sensationalism and was presented in 12 monthly installments from January to December in 1878 published हुई थी। The theme is again the impact of sophistication on peaceful pastoral life। Impact of sophistication on peaceful pastoral life। कैसे सफिस्टिकेटेड लोग, शहर के लोग गांव की जिंदगी को चौपट कर देते हैं, यही जनरल थीम हुआ करती है हार्डी के नॉवेल्स की। The novel is set in Egden Heath। नेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। Egden Heath appears like a character। Egden Heath is a fictional barren moor है। इन बेसेक्स इन साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड। जो टाइटल कैरेक्टर है रिटर्न ऑफ द नेटिव, उसका नाम होता है क्लिम यू ब्राइट। और यही अपने नेटिव लैंड को वापस आता है। He has returned to the area to become a schoolmaster after a successful but shallow career as a jeweler in Paris। पेरिस में ज्वेलर होता है और वो बिजनेस छोड़ करके वापस आ जाता है अपने एरिया में। यही है रिटर्न ऑफ द नेटिव। एक बहुत ही सैड स्टोरी है। मेन थीम जो है रिटर्न ऑफ द नेटिव की वो है फैटलिस्टिक, प्रेजेंटिंग द टाइमलेसनेस, फोर्सेस एंड इनडिफरेंस ऑफ नेचर as compared to the ups and downs of transient human lives and experiences। नॉवेल का एक एपिलॉग भी है।
द नॉवेल, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस नॉवेल में एपिलॉग है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव कंटेन्स एन एपिलॉग। इन द एपिलॉग व्हेन जो कैरेक्टर होता है जिसकी बाद में शादी होती, हीरोइन से अभी लौटता हूं, gives up being a riddle man to become a dairy farmer, and 2 years later Thompson marries him and they settle down happily together. The most important symbols जो है नावल के, उसमें एक तो एग्डेन ही था जहां पे नावल सेटिंग है, दूसरा है बोन फायर, सब देखिए ट्रैजिक सिंबल्स हैं, तीसरा है विंड एंड स्टॉर्म, द मून, गैम्बलिंग, पेरिस, ये सब सिंबल हैं। और हार्डीज कैरेक्टर्स टेंड टू बी सिंबॉलिक रादर देन रियलिस्टिक, स्पेशली फॉर क्लीम यूब्राइट। नॉवेल्स के बेसिक स्टोरी की बात करें अगर, तो द नॉवेल डील्स विद अ लव ट्रायंगल। एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है वाइल्डीव। पहले एक इंजीनियर होता है, बट नाउ ही इज अ कीपर ऑफ पब्लिक हाउस। ही इज अ कीपर ऑफ पब्लिक हाउस, एंड वाइल्डीव इज लव्ड बाय 2 women। एक का नाम होता है थॉमसन यूब्राइट, और दूसरे का नाम होता है यूस्टासिया वाई। इन 2 लड़कियां उसको लव करती हैं, एंड वाइल्डीव प्रेफर्स द जेंटल थॉमसन यूब्राइट एंड मैरीज हिम, marries her. Thompson Ubright was loved by Diggory Vane. डिगोरी वेन एक रिडलमैन होता है। डिगोरी वेन थॉमसन यूब्राइट को लव करता है, and Thomson Ewbright loved Wilddew, and Wilddew prefers the simple Thomson Ewbright. अब जब थॉमसन यूब्राइट की शादी हो गई है वाइल्डीव से, तो थॉमसन के कजन है जिसका नाम है क्लिम यूब्राइट। क्लिम यूब्राइट एक डायमंड मर्चेंट होता है पेरिस में, वहां से वो वापस आ गया है अपने देश में। यही टाइटल कैरेक्टर है रिटर्न ऑफ द नेटिव, एंड ही हैज डिसाइडेड टू क्विट एंड रिटर्न होम टू बिकम अ स्कूल मास्टर। ही फॉल्स इन लव विद द कैप्रिशियस यूस्टेसिया वाई। इससे इसको लव हो जाता है और इससे शादी भी कर लेता है।
in the hope of persuading him to return to Paris where she will have a grand time. यूस्टेसिया वाई शादी कर क्यों लेती है? क्योंकि उसके साथ वो पेरिस चली जाएगी और वहां पर उसका अच्छा टाइम बीतेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्लेम शादी तो कर लेता है लेकिन उसकी आईसाइट वीक हो जाती है एंड ही बिकम्स अ फर्ज कटर ऑन द एग्डेन हीथ। और इससे यूस्टेसिया वाई की होप को बड़ा धक्का लगता है। करे क्या अब? क्लीम्स मैरिज हैज अपसेट मिसेस यू ब्राइट, जो क्लीम की मदर होती हैं, हु इस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर सन डाइज, और क्लीम के मदर की डेथ हो जाती है। और इतना ही नहीं, टू दीज ट्रबल्स इज एडेड द मोटिफिकेशन ऑफ डिस्कवरी दैट यूस्टेसिया इज स्टिल कीपिंग अप विद वाइल्डीव। इतना ही नहीं, उसने अपनी माँ को भी खो दिया है और अब पता चलता है कि यूस्टेसिया अभी भी वाइल्डीव के साथ रहती है। और देखते हैं नावल में देयर इज अ वायलेंट सीन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एक दिन होता क्या है, यूस्टेसिया रन्स अवे विद वाइल्डीव, भाग जाती है। लेकिन ऊपर वाला जो है ना, वो बड़ा ईमानदार होता है। इन द कोर्स ऑफ फ्लाइट बोथ आर ड्राउंड, दोनों ही डूब करके मर जाते हैं, यूस्टेसिया वाई भी और वाइल्डीव भी। क्लेम को अब ये लगता है कि उसके वजह से उसकी मदर भी मर गई है और अब उसकी वाइफ भी। He is partly responsible for the death of his mother and of his wife. He becomes an itinerant preacher. और थॉमसन अब विडो हो गई है। अब विडो हो गई है तो क्या करती है कि थॉमसन मैरिज डिगरी वेन, जो रियल में उसको लव करता था, उससे शादी कर लेती है। और यही स्टोरी है द रिटर्न ऑफ द नेटिव की। राइट, बिल्कुल शॉर्ट में समराइज कर दिया है मैंने मेन कैरेक्टर्स और मेन इवेंट्स को लेकर के, मेन समरी को लेकर के। ऑल राइट, वाइल्डीव, थॉमसन यू ब्राइट, जिगरी वेन, क्लीम यू ब्राइट, यूस्टेसिया वाई, एग्डेन हीथ। हु इज द टाइटल कैरेक्टर? Title character is Clem Ubright and he is the protagonist of the novel as well. Right, Clem Ubright is the protagonist. He is the native. Eustacia is dead and gone by the end of the story, making it more Clem Ubright's story. Right? The return of the native is the tragedy of the individuals who break away for free action from the security of established conventions. प्रोसीड करा जाए, कुछ क्वेश्चन? नेक्स्ट नॉवेल है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज।
द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, ये नेक्स्ट नॉवेल है and it was published in 1886. And what was the subtitle of the novel The Mayor of Casterbridge? इसकी subtitle है The Life and Death of a Man of Character. The Life and Death of a Man of Character. ये सबटाइटल है मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज की. It was published in 1886. हार्डी की वन ऑफ वेसेक्स नॉवेल्स में से है और जैसा कि टाइटल में ही लिखा है द नॉवेल इज सेट इन कास्टर ब्रिज. कास्टर ब्रिज stands for Dorchester in Dorset, where the author spent his youth. जहां पर उसने अपनी यूथ बिताया है वहीं पे नॉवेल सेट है. द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टर जो है एज ए स्टोरी ऑफ मैन ऑफ करेक्टर, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज फोकसेस ऑन how its protagonist's qualities enable him to endure one tends to think of character, especially in terms of a man of character, as the product of such values as honor and moral righteousness. जो टाइटल करेक्टर है मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, जो मेयर है उस मेयर का नाम है माइकल हेंचाइड. Michael Henchard is the mayor of the title character. कुछ समझ आ रहा है कि बस ऐसे ही चलता जा रहा है चलता जा रहा है. कुछ बोलिए तो ही आगे बढ़ूंगा.
कोई कमेंट नहीं, नथिंग। चलिए कोई नहीं, लेट्स वाइंड अप, है ना, इतना जल्दी फिनिश कर दूं आप लोग को भी सुकून मिले। ओके मानी, चलिए। माइकल हेंचर्ड नाम होता है मूर, जो आज मेयर होता है कास्टर ब्रिज का। और इस नॉवेल को हार्डी की ट्रेजिक मास्टरपीस भी कहा जाता है। एंड इट इज कंसेंट टू शो दैट मैन कैन बी द मास्टर ऑफ हिज फेट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली। अंत में लेकिन होता क्या है, इन द एंड नथिंग दैट ही कैन डू विल अवेल अगेंस्ट द मैलिग्नेंसी ऑफ हायर पावर्स। यह दिखाया है कि मैन जो होता है, ही इज मियरली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ नेचर। जैसा चाहता है वैसा करता है। माइकल हेंचर्ड जो करेक्टर होता है, जो एक हेयर ट्रोजर होता है, एक दिन क्या करता है कि he gets drunk in a fair and sells his wife and child for 5 guineas to Newson a seller। इसकी वाइफ होती है और इसकी एक बेटी होती है, और दोनों को वो 5 रुपए में 5 गिनीज में बेच देता है। शराब का नशा बहुत खराब होता है। ही सेल्स हिज वाइफ एंड चाइल्ड फॉर 5 गिनीज। और किसको बेचता है? एक सेलर होता है न्यूसन, और वो उसे खरीद लेता है। जब दिमाग सही होता है, नशा उतरता है, रिटर्निंग टू हिज सेंसेस, ही टेक्स अ सोlemn vow नॉट टू टच ड्रिंक फॉर 20 years। कसम खाता है कि अगले 20 साल तक अब शराब नहीं पिएंगे, और खूब मेहनत करता है। बाय हिज इंडस्ट्री, करेज एंड डिटर्मिनेशन ही राइज टू द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। आफ्टर 18 years his wife returns, believing Newton dead, and is reunited to Henchard। 18 years के बाद वो वापस आती है। उसका जो हस्बैंड होता है, बायर जो होता है न्यूशन, एक दिन सेलिंग पे गया होता है और इसको कई दिन तक वापस नहीं लौटता। तो इसको लगता है कि उसकी डेथ हो गई है, और इसलिए ये वापस आ जाती है अपने पुराने वाले हस्बैंड के साथ। और हेंचर्ड इज लेड टू बिलीव दैट हर डॉटर एलिजाबेथ जेन इज हिज ओन चाइल्ड। जो डॉटर इसने बेचा था उसका नाम था एलिजाबेथ जेन। एलिजाबेथ जेन वॉज द नेम ऑफ द डॉटर। उसकी डेथ हो जाती है और दूसरी डॉटर होती है, और ये क्या काम करते हैं कि उस डॉटर का नाम भी एलिजाबेथ जेन ही रख देते हैं। और हेंचर्ड इस कंफ्यूजन में आ जाता है कि ये एलिजाबेथ जेन उसी की डॉटर है। जबकि इनफैक्ट वो किसकी डॉटर होती है? वो न्यूसन की डॉटर होती है। At this point, his original headstrong nature asserts itself. He quarrels with his assistant in the corn trade। इसका एक असिस्टेंट होता है जो स्कॉटलैंड से आया है, डोनाल्ड फॉरफ्रे उसका नाम होता है।
और ये एक नई सीड लाया था स्कॉटलैंड से, और उसी नई सीड के वजह से जो है बैड ग्रेन को गुड ग्रेन में कन्वर्ट करने में कैपेबल होता है, उसी से झगड़ा कर बैठता है, और दिस स्पेल्स द डूम ऑफ हिज बिजनेस। फारफ्रे इससे अलग हो जाता है। ही बिकम्स his successful rival in business as well as in love. For Donald Farfrae marries the beloved of Henchard, जिसका नाम होता है लुसेटा। इससे शादी कर लेता है डोनाल्ड फारफ्रे। His wife dies and he learns that Elizabeth Jane is not his child. The scandal of the sale of his wife is revealed and he takes to drink again. न्यूसन कुछ दिन के बाद वापस आ जाता है और अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन को वापस लेके चला जाता है, और वो एलिजाबेथ जेन वॉज द सोल कंफर्ट ऑफ हेंचर्ड। कोई नहीं बचता इसके पास। Abandoned to his fate, he dies lonely and wretched in a hut on Egdon Heath. His will, directing that he should not be buried in consecrated ground, that nobody should remember him, etc., makes pathetic reading. क्या कहता है? मुझे consecrated चर्च में दफनाइएगा नहीं, नहीं तो लोग मुझे देखेंगे और मेरी कहानी जो है उससे लोग मुझे बदनाम ही करेंगे, इसलिए मुझे वहां दफनाइएगा नहीं। यही छोटी सी स्टोरी है। हेंचर डाइज एन अनरिमार्केबल डेथ, स्लिंकिंग ऑफ टू अ हम्बल कॉटेज इन द वुड्स, एंड ही स्टिपुलेट्स इन हिज विल दैट नो वन मॉर्न or remember him. There will be no statues in the Casterbridge Square as one might imagine to mark his life and work. लेकिन Hardy insists that his hero is a worthy man, Henchard's worth then that which makes him a man of character lies in his determination to suffer and in his ability to endure great pain. He shoulders the burden of his own mistakes as he sells his family, mismanages his business, and bears the storm of an unlucky fate, especially when the Furmity woman confesses and Newson reappears. In a world that seems guided by the schemes of some sinister intelligence bent on pushing human beings, there can be no more honorable and more righteous character than Henchard's brand of defiant endurance. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस नावल की, शायद आप सबने सुना होगा। हैप्पीनेस is an occasional episode in the general drama of pain. नोट कर लीजिएगा, नहीं सुना हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Happiness is an occasional episode in the general drama of pain. मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज की लाइन है ये। ऐसा लगता है कि थॉमस हार्डी inherited this idea from the 19th century philosophers like Hegel and Nietzsche, और ये हार्डी का
पेसिमिज्म है, जहां वो कहते हैं कि खुशी एक अकेजनल एपिसोड होती है और इंसान के जीवन में हमेशा पेन ही पेन होता है। खुशी दर्द के सामान्य नाटक में एक सामयिक प्रकरण है। Right, happiness was but the occasional episode in a general drama of pain. Michael Henchard, Elizabeth Jane, Newson, Daniel sorry, Donald Farfrey, Lucetta, ये कैरेक्टर्स हैं मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज की। और उसके बाद आते हैं उनकी नॉवेल टेस्ट ऑफ द डी अर्बरवाइल्स। Here's a summary from Khan Academy. Tips for टेस्ट ऑफ द डी अर्बरवाइल्स, और इसकी सब टाइटल थी अ प्योर वुमन। अक्सर क्वेश्चन आता है इसकी सब टाइटल पर। सब टाइटल थी अ प्योर वुमन, फेथफुली प्रेजेंटेड बाय थॉमस हार्डी। एटीन 1891 में सीरियलाइज्ड हुई थी, एक मैगजीन थी द ग्राफिक। The novel is set in an impoverished rural England, popularly known as Wessex. And the novel is divided into several parts. पहला पार्ट होता है द मेडन, जहां पर टेस की स्टोरी होती है। टेस इज द डॉटर ऑफ जॉन डर्बीफील्ड, जो एक पुअर करियर होता है इन द वैली ऑफ ब्लैकमोर में। अ पर्सन एड्रेसिंग हिम, एक दिन कहता उसे सर जॉन, बताता है कि वो एक एंसेंट फैमिली का डिसेंडेंट है डी अर्बरवाइल्स का। उसकी वाइफ होती है जॉन डर्बीफील्ड। एक दिन टेस को भेज देती है अपनी नेबरिंग फैमिली में, जिसकी सब टाइटल है डी अर्बरवाइल्स। नौकरी के लिए वहां पर भेजती है। She is employed there and is seduced by the young Alec d'Urberville. Seduce कर लेता है टेस को। टेस returns home and has a baby, और बेबी का नाम रखती है सौरो। भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सौरो की भी कुछ दिन के बाद डेथ हो जाती है, और उसके बाद एक डेयरी पर काम करने चली जाती है। वाइल वर्किंग एज ए डेयरी मेड ऑन अ फार्म, शी इज कोर्टेड बाय एंड बिकम्स engaged टू अनदर मैन, एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर से उसका अफेयर हो जाता है,
जो एक क्लर्जीमैन का बेटा होता है, और इससे पहले कि शादी हो, शी राइट्स हिम अ लेटर, लेटर लिख करके बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। और लेटर को क्या करती है, स्लिप्स द लेटर अंडर हिज डोर। द लेटर इज लेटर फाउंड अनरेड under the carpet of the room on the wedding night. Alec Alec ne Angel. Angel confesses that sometimes before he had indulged in a 48 hours dissipation with a stranger. ये जब अपना कन्फेशन कर लेता है तो टेस भी अपना कन्फेशन करती है। टेस मेक्स हर कन्फेशन कि she was once raped by Alec D'Urberville and she had a baby. Angel is aghast and leaves her. कुछ पैसे उसको देता है और उसको छोड़ करके ब्राजील चला जाता है। Chances throws Tess again in Alec's way. His longing for her being revived, he offers marriage and threatens her. In her wretchedness, she writes Angel Clare a letter imploring him to come and save her. Just then, misfortunes come upon her family and Tess is forced to accept the job of Alec D'Urberville's. नौकरी करने को फिर मजबूर हो जाती है। Alec had been assuring her that Angel Clare won't take her back. Maddened at being deceived a second time, she murders Alec. Finally, she is arrested, tried and hanged. अरेस्ट होती है, ट्रायल होता है और फांसी की सजा सुना दी जाती है। बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है, जस्टिस वॉज डन and the president of immortals president of immortals in Aeschylean phrase had ended his sport with Tess. Tess has been called by some hardest tragic masterpiece. It is too difficult to assent to this view, but it is a profoundly moving story, not a great tragedy. The gratitudes comment about the president of the immortals, whether it actually reflects Hardy's view of the government of the universe or not, is deplorable. It robs the tragedy of all its grace and power. The blasphemy is an outrage on the reader's feelings, and such is not the effect of a true tragedy. This novel was censored and then it was published. लास्ट नावल की बात करें अगर हम टॉमस हार्डी की, वो लास्ट नावल थी इनकी जूड द ऑब्सक्योर, लास्ट रिटन नावल थी इनकी।
जूड द ऑब्सक्योर, ये भी सीरियल फॉर्म में ही पब्लिश हुई थी 1895 में। हार्डी की लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है, और हार्डी के ही शब्दों में कहा जाए तो द नॉवेल किसकी स्टोरी है? इट टेल्स ऑफ अ डेडली वॉर waged between flesh and spirit. It tells of a deadly war waged between flesh and spirit. And of the tragedy of unfulfilled aims. Jude the Obscure is the tragedy of unfulfilled aims. Broadly speaking, it repeats the theme of Tess, dealing as it does with the social question of marriage. जो इसका प्रोटेगनिस्ट होता है उसका नाम है जूड फाउली। जूड फाउली प्रोटेगनिस्ट होता है, वर्किंग क्लास यंग मैन होता है, और ही इज स्टोन मैशन, और चाहता है कि वो पढ़ लिख करके स्कॉलर बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। He educates himself in the classics while working as a stone mason, but fails to get admitted to a university. The tragedy of his unfulfilled ambition is caused by his own sensual temper. He is trapped into marriage with Arabella Dawn, a girl as sensual as himself, and she bears him a boy and goes off to Australia. एक बेबी होता है और ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, और उसके बाद जूड जो है he falls in love with his cousin Sue Bridehead. Sue Bridehead एक बहुत रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, a free thinking and lively intellectual of Oxford. She marries a middle-aged school master, पहले से शादी कर चुकी है, और उसका नाम है फिलोस्टन। Physical revulsion soon drives her to Jude, and they live together several years and beget children. They are free to marry, for both are divorced from their respective spouses. But शू शादी नहीं करना चाहती। शू इज रिलक्टेंट टू टेक दिस स्टेप, कहती है हम रह तो रहे हैं एक साथ, शादी की क्या जरूरत है। कुछ दिनों के बाद अराबेला कम्स बैक एंड सू टेक्स चार्ज ऑफ हर बॉय, जिसका नाम है लिटिल फादर टाइम। He seems very old for a boy and must be the youngest philosopher in the world. He takes no interest in flowers, for he says he knows that they will soon wither away. He एक दिन क्या करता है वो लिटिल फादर टाइम? He hangs his step brother and step sister as well as himself. सबको टांग देता है और एक नोट लिख करके जाता है, क्या? Then because we are too many. The hitherto emancipated Sue gets an attack of religion. She is stricken with remorse and rejoins her middle-aged husband Philotson. Arabella claims her Jude, and the novel concludes. The story is crude, patently contrived and unconvincing.
Hardy had exhausted his vein of fiction, for after this he wrote no more novels. Instead, he shifted towards short stories and poems. One of the great novelists of the Victorian era, Hardy has been popular alike with critics and public. Hardy, pessimistic by temperament, responded to the tragedies of life which he studied in the peasantry of Dorsetshire and the surrounding countryside, which he called Wessex. Like William Wordsworth, Hardy believed that essential human nature is better studied in unsophisticated rustic life than in the artificial life of towns. In his novels, sophistication has a disturbing effect on the peaceful pastoral scene, जैसे हम टेस ऑफ द डियरबरवाइल्स में देखते हैं, या हम देखते हैं मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, या द रिटर्न्स ऑफ द नेटिव, या फिर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में. He is particularly impressed by the past, by the continuity of life from ancient times, pressed by the past, attested by such relics as Roman roads, Stonehenge, etc., as also by the traditions, beliefs, and superstitions which still influence the lives of the inhabitants. The time of most of his novels is the period of Napoleonic Wars. The most important local spot in the novels is Egdon Heath. It is almost a character in the Return of the Native. It occupies a whole chapter to the entire exclusion of humanity. Scenic descriptions in Hardy are so refreshing, but this is rather overdoing a good thing. Egdon Heath is symbolic of nature, affecting for good or evil the lives of those who live in its neighborhood. The main interest of Hardy's fiction is love, plain, earthy passion. His women are fascinating creatures of elemental nature, passionate, impulsive, and rather passive. How easily does Hankert's wife submit to the sale? ये हार्डी की स्टोरीज हैं और ये थॉमस हार्डी की नॉवेल्स हैं. और आज की क्लास में हार्डी की नॉवेल्स को हमने डिस्कस किया है. वीडियो दोबारा से भी देखिएगा और फिर कमेंट करिएगा कि कितने हद तक ये आपके लिए यूजफुल थी. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. ऑल द बेस्ट. We'll meet you soon in the next episode, in the next video. Thank you so much. All the best. Good luck.